हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ओम्स लॉ आप सभी लोग इस टॉपिक से फैमिलियर हैं। अब ओम्स लॉ को समझने के लिए हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। कोई हमारे पास ऐसा कंडक्टर है और कंडक्टर में हम सभी को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास जो है कोई कंडक्टर ले लिया हमने और इस कंडक्टर को वायर से जोड़ करके एक बैटरी यहां पे लगा दिया। पोटेंशियल V इसको कहा और प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल यहां पे शो कर दिया। अब जैसे ही ये पोटेंशियल यहां पे आप बैटरी लगाएंगे, यहां पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि ये पोटेंशियल क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आती है तो उसके ऊपर वो अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स महसूस करती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अच्छा, ये क्यू क्या हमारा चार्ज है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं F बराबर E इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है माइनस होता है, इसलिए यहां पे हम माइनस लगा देते हैं। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं या जैसे जैसे आप वोल्टेज दे रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो करेंगे तो इसी के अपोजिट करंट फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे बेटा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे करंट भी उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि V जो है प्रोपोर्शनल है किसके? I के। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अच्छा, यहां पे अगर प्रोपोर्शनल यहां से हटाया जाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम R बोलते हैं, जहां R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से हम R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू V अपॉन में I, है ना? R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं ना, V इज इक्वल टू RI, ये तो है ओम्स लॉ। V प्रोपोर्शनल टू I। तो इसी को हम थ्योरेटिकली लिखते हैं क्या? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो करंट इसमें फ्लो कर रही है इस पूरे कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पूरे के पूरे कंडक्टर के एंड्स के अंतर्गत। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो जस्ट प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रही होती है ना? तो इसको देखिए, अब यहां पे हमने यहां पे लिखा R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो क्या यहां पे एक क्वेश्चन मैं करता हूं, क्या ये R डायरेक्टली V और I पे क्या ये डिपेंड कर रहा होगा? क्या ये V और I को प्रभावित कर सकता है या ये इसको प्रभावित कर सकता है? तो देखिए यहां पे जो डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है फॉर्मूले से तो हमें दिखाई दे रही है कि हाँ ये डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन आप कुछ भी करिए, अगर आप V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा तो R भी तो बढ़ना चाहिए। अगर V बढ़ाएंगे, अगर V इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो I इंक्रीज होगा। तो इसी की जस्ट प्रोपोर्शनल आपका R भी तो है तो R भी इंक्रीज करना चाहिए। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले से आपको भले दिखाई दे रहा है कि ऐसा है, लेकिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली I और V पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता किस पे है? रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कौन? रेजिस्टेंस, ठीक है? तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यही हमारा क्या है? ये ओम्स लॉ है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर इसकी SI यूनिट की बात करें?
ये हो जाएगा ओम, है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ, हमने बता दिया क्या ये ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस समझना है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते समय जो परेशानी या जो दिक्कत उत्पन्न होती है, उसी दिक्कत को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो कर रहा होगा तो क्या इजीली ये फ्लो कर लेगा? अरे इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा जो रुकावट पैदा करेगा इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो दिक्कत होती है, जो रुकावट होती है, बार बार उसको रोक लेता है, पकड़ लेता है, या उसको जाने देता फ्लो होने में, रेट ऑफ फ्लो जो है, परेशानी होती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने, उसी दिक्कत को, वही दिक्कत जो है क्या है, वही परेशानी रेजिस्टेंस है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस के बारे में जब आपको जानकारी मिल गई, थोड़ा सा यहां पे एक चीज देखिए, अगर हम ये पोटेंशियल और क्या चीज इंक्रीज करता है, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल जो है, अगर हम यहां से पोटेंशियल को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो यहां से ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि जैसे हम पोटेंशियल यहां पे दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मींस जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के है, जितने ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, उतना ही तेजी अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये रिलेशन, अब तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, मान लीजिए ये कंडक्टर का लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, एल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा E इक्वल टू वी अपॉन में एल से होता है। क्लियर? तो अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहां पे, और क्या जानना है, यहां पे हमारे पास और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ये रेजिस्टेंस जो हमने अभी बात की रेजिस्टेंस की, वो डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो लेंथ पे करता है, R प्रोपोर्शनल टू L बोलेंगे। कैसे? लेंथ बढ़ेगा घटेगा तो क्या रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो हाँ पड़ेगा। कैसे? जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना दूर तक इसको चलना पड़ेगा, उतना ज्यादा पाथ इसको कवर करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा पाथ कवर करेगा उतना ही ज्यादा उसको रुकावट होगा। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अभी हमने बताया ना रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कठिनाई होती है चलने में, जो परेशानी होती है चलने में इलेक्ट्रॉन्स को, वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो जितना लंबा ये होगा उतना उसके गंतव्य तक पहुंचने में उतनी देर तक उसको परेशानी होगी, उतना पूरे लंबाई में उसको परेशानी होगी। तो जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और किस पर डिपेंड करता है? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में A, 1 by A। यानी ये इस रिलेशन से क्या समझ में आ गया कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, एरिया ज्यादा होगा। अगर इसका एरिया ज्यादा है, जगह ज्यादा है, तो चलने में परेशानी होगी क्या? चलने में परेशानी नहीं होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम है, एकदम दबा हुआ एरिया है, थोड़ा सा एरिया है, एकदम नैरो है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को चलने में अत्यंत कठिनाई होगी, यानी वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसको हम एक साथ लिखे, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अच्छा, अगर जब प्रोपोर्शनल हम हटाएं, तो अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रो L बाई A। ये रो क्या है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी सीधे बोल लीजिए, आप कुछ भी कहिए, TI/VI/TY। तो जो जैसे ही यहां पे हमने प्रोपोर्शन हटाया, एक कांस्टेंट यहां पे आ गया टर्म, क्या था वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, रो कहेंगे इसको चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहेंगे, चाहे रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हम देखें जिसपे वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, रो पे, लेंथ पे, एरिया पे, है ना। तो
तो अब ये थोड़ा सा रो के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। अगर हम लेंथ को 1 मीटर ले लें और एरिया को 1 मीटर क्यूब 1 मीटर स्क्वायर ले लें, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में लेंथ जब किसी मटेरियल की, या कोई कंडक्टर मान लीजिए, कोई कंडक्टर है, उसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के। ये दोनों 1 हो जाएगा, तो आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कैसे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, कैसे एरिया पे, कैसे ये डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जैसे देखिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जैसे जैसे किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। ये कैसे हो रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मटेरियल पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एंड देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके लेंथ पे और उसके एरिया पे। इन 4 चीजों पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, वो कैसे इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है और कैसे वैरी कर रही है चीजें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के थ्रू, उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, इसको मैं रब कर देता हूं, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं उस चीज को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहिए या रेजिस्टिविटी कहिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, उसकी वैल्यू कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है उसको निकालेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन चीजों के बारे में समझेंगे। तो हम वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कंसेप्ट जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का एक रिलेशन निकलवाया था, उसी रिलेशन का यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो रिलेशन था I इज इक्वल टू NEAVD, और ये माइनस लगा हुआ था, है ना। और VD का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है माइनस E टाउ अपॉन में M। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये दोनों डायरेक्शंस को बता रहा है। निगेटिव केवल डायरेक्शन को ही बताता है। अगर निगेटिव लेके चलेंगे तो दोनों में लेके चलेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और अगर नहीं लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड की बात केवल करेंगे, तो इसमें भी माइनस हटा दीजिएगा, इसमें भी माइनस हटा दीजिएगा। अगर लेना है निगेटिव तो दोनों में लेंगे, नहीं लेना है तो दोनों में नहीं लेंगे, ये याद रखना है। तो हम I इज इक्वल टू माइनस NEA और VD की वैल्यू रखिए यहाँ पे माइनस E टाउ अपॉन में M। अब ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर AE टाउ अपॉन में M होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं E V और L के बीच में रिलेशन जो होता है E इज इक्वल टू V अपॉन में L। तो जहां E है वहां पे V अपॉन में L पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन में L M, और ये V अपॉन में L E की जगह पुट करना है तो V अपॉन में L पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको V के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो इसको V के रिस्पेक्ट में निकालिए जरा, क्या आ जाएगा। अगर V के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करें तो I क्या हो जाएगा, IML अपॉन में ये नीचे आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ, यही तो होगा भाई। V के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ML ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आपका जो NE स्क्वायर A टाउ है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपकी V की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, ये हम जानते हैं। तो RI कर दीजिए, थोड़ा सा कंपेयर करने में आराम रहेगा। I को हम थोड़ा, ये जो I है उसको हम इधर लिखते हैं ताकि कंपेयर करने में इजी हो, तो इस I को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो V की जगह V हो गया, I की जगह I हो गया, R की जगह क्या हो गया, तो जो वैल्यू बच रही है R की जगह, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू R की जगह बच रही है, वो R के इक्वल हो जाएगी।
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, है ना। अब देखिए L बाई ए के जगह पे L बाई ए, यहां पे भी L बाई ए है, यहां पे भी L बाई ए है, तो दोनों को हम कंपेयर, दोनों इक्वेशन को कर सकते हैं। जैसे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए वैसे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो R अपने R की जगह पे यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी L बाई ए है, यहां पे भी L बाई ए है, तो रो की इक्वल क्या हो जाएगा, तो L बाई ए को छोड़ के जो वैल्यू बची वो रो की इक्वल हो जाएगी। और यही तो है रो, यही तो निकालना था, क्या निकालना था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी। तो अगर हम यहां से देखें कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, क्या हम प्राप्त करेंगे यहां से, देखिए रो की जो वैल्यू है वो आ जाएगा m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, यही तो आएगा, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, और l बाई ये कंपेयर हो गया तो l बाई यहां पे लिखेंगे नहीं, तो रो इज इक्वल टू m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये रो क्या है बेटा, यही तो निकालना था, यही तो है रेजिस्टिविटी, यही तो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को, ये हम देखते हैं। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई, तो आप देखिए जरा यहां पे, ये जो n है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n क्या है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस मटेरियल के अंदर। तो n को अगर बढ़ाया जाए, सबसे पहले जो फैक्टर है, सबसे पहले अगर बात करें, अगर n को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया जाए, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मात्रा में कर देते हैं तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घट जाएगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटेगा तो रो आर के बराबर था, लास्ट सेक्शन में भी हम देखे, तो आर भी हो जाएगा, घट जाएगा। अब सिंपल से अगर आप ऐसे समझिए तो रिलेशन से आपने निकाल लिया कि अगर n बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये घट जाएगा, और ये घटेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी कंडक्टर में ज्यादा हो जाते हैं तो मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, रुकावट कम लगती है, आराम से जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं, चार्ज फ्लो होते रहते हैं, क्योंकि वो बल्क में होते हैं और आसानी से वो पास होते जाते हैं, उस पर रुकावट कम लगती है, इसलिए रेजिस्टेंस वहां पर कम हो जाता है अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो। दूसरा जो फैक्टर है, अगर हम देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए उस मटेरियल का, तो हमने कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बताया था कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या, जो वायर में हीट होती है वो ज्यादा होने लगेगी। भाई आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तेजी से फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे तो समय कम लगेगा उसके भागने में, जल्दी पहुंचेगा, समय कम लगेगा। समय कम लगने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम उसको कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से नोट करते हैं, वो कम लगेगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम लगेगा, ये अगर कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कौन ज्यादा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये अधिक है तो रेजिस्टेंस भी अधिक हो जाएगा। तो यही चीज हमने समझाया था ना लास्ट सेक्शन में, कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। और इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो हमने दो कंडीशन में बताया, जो डिपेंड करते हैं और जो अफेक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए उसको। क्लियर, आगे बात समझ में सभी बच्चों को। देखिए अगर बेटा आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, अगर ऐसे ही क्लास अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रही चीजें, तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। अगर मैं वीडियो डालूं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, उसको कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इफ अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो। थैंक यू सो मच।